अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम एनएमडी कैट केमिस्ट्री प्रिपरेशन के सिलसिले में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको हम वेलकम कहते हैं और उनको ये बता दिया जाता है कि डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 1 का लिंक एक प्लेलिस्ट के शक्ल में मौजूद है। और जो स्टूडेंट्स पुराने हैं उनके लिए बता दूं कि ये जो हमारे पास वीडियो है ये थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज एक साथ कवर किए जाएंगे। जो एमसीक्यूज आपको आ जाते हैं आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। आपको टाइम स्टैम्प दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन के एतबार से भी जंप कर सकते हैं टू डिफरेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा आपकी जो कोई राय हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो या कोई इंपॉर्टेंट सजेशन हो तो वो जरूर दिया करें। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ, सो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। चलते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू कहता है लैम्डा। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। ठीक है जी, तो आपको वेवलेंथ दी गई है एक कलर की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कलर कौन सा है, कभी आप सोचने बैठ जाएं। बहरहाल ये विजिबल कलर है तो उसलिए विजिबल आपको वेवलेंथ मिल रही है 400 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। द वेव नंबर ऑफ अबव मेंशन कलर विल बी, यानी आपको वेव नंबर बताना है। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जो वेव नंबर होता है वो आप सब लोग जानते हो इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा होता है। नहीं पता तो ये याद रख कर लें ताकि आपको फार्मूला याद रहे। तो लेमडा में यानी लेमडा या वेव लेंथ जो है वो आपको 400 नैनोमीटर दी गई है। अब यहाँ पर आपको एक बात बतानी चाहिए कि जो वेव नंबर आप फाइंड आउट करते हैं ये पर मीटर इसका यूनिट होता है या पर मीटर में आपने निकालना है, जबकि आपके पास नैनोमीटर में दिया गया है वेव लेंथ। 400 नैनोमीटर को अगर आपने चेंज करना है मीटर में तो आप या तो इसको डिवाइड करो 10⁻⁹ से या मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻⁹ से, एक ही बात है। तो जो आपके पास नया आंसर आने वाला है दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये दो जीरोस मैंने यहाँ पे खत्म कर दी हैं तो वो दो जीरो समझ लीजिए +2 की शक्ल में आ गया होगा, यानी 10⁻²। अगर इन दोनों को देखा जाए तो वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है +2 -9 इज इक्वल टू -7 और 4 रह गया जी अकेला। तो अब ये आपके पास एक वैल्यू है जो कि आपने पुट करनी है कहाँ पर, वेवलेंथ की जगह पर। तो भाई देखें वेव नंबर इज इक्वल टू, इसके ऊपर आप ये बार जरूर डालेंगे, ये वेव नंबर के लिए होता है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁻⁻⁷। अब एक बात तो समझ में आ जाती है कि 1 को अगर 4 पर डिवाइड करो तो ये चौथा ही हिस्सा है, 1/4 इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 को ऊपर ले जाओ तो 10⁻, अब +7 हो जाएगा। ठीक है जी, और फिर क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन का आंसर देखें तो कोई ऐसा नहीं दिया जा रहा, 2.5 करके दिया जा रहा है। तो एक डेसिमल मूव कर लें 2.5 हो जाएगा और 10⁻, जब एक डेसिमल मूव करेंगे तो यहाँ पर -1 करना पड़ेगा और ये बन जाएगा जी +6। तो ये है जी हमारा आंसर। क्या ये कहीं पर है? हाँ जी, द ऑप्शन इज सी, 2.5 इन 10⁻+5। और जैसे मैंने कहा कि यूनिट लगेगा पर मीटर या मीटर इन रिवर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू ये कहता है when an atom goes in excited state it violates, यानी जब एटम एक्साइटमेंट में चला जाता है तो आप यूं कहें कि इसमें मौजूद एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में चला जाता है। तो किस चीज को वायलेट करेगा? नंबर 1 आहबा प्रिंसिपल। आहबा प्रिंसिपल आपको पता होगा, लेकिन इसका मतलब ये है सादा सा कि इलेक्ट्रॉन को जब भी फिल किया जाए तो हमेशा ऐसे फिल किया जाए कि जो लोअर एनर्जी पर ऑर्बिटल हैं उनको पहले फिल किया जाए, हाई एनर्जी को बाद में और सबसे ज्यादा हाई एनर्जी को बाद में। हम ऐसे करते हैं, कार्बन के हिसाब से एक एग्जांपल कोट कर लेते हैं। कार्बन 6 अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें एक्चुअली 1s की एनर्जी कम होती है, 2s की एनर्जी ज्यादा होती है, 2px की एनर्जी या 2p ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो इससे ज्यादा होती है। मैं जरा इसको डीजेनरेसी में लिख रहा हूँ 2px 2py और 2pz। अब इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो इस तरह करनी है कि पहले 1s में, फिर 2s में और फिर यहाँ पर आपने फिलिंग करनी है। अब ये कहता है आफ्टर रूल, तो फिलिंग कर लेते हैं। ये देखें 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 पहले यहाँ जाएंगे फिर 2 यहाँ पर आ जाएंगे। अब रूल ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल हों तो आप जो उसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे वो सेपरेटली अलग अलग डालोगे विद द सेम स्पिन। ये कौन कहता है? ये कहता है जी हॉर्न्स रूल। ठीक है, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहाँ पर हैं, तो इनको आपने ऑपोजिट स्पिन के साथ रखना है। तो मैंने आपको तीनों रूल्स भी बता दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करवा कर हम यहाँ ले आते हैं। तो फिर अब नई जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसे आ रही है जिसको एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं। 1s2, 2s2 अब 2s1 हो जाएगा और इस तरह से 2px1, 2py 1 और 2pz1। अब यहाँ याद रहे कि ये लोअर एनर्जी है, ये उससे हाई एनर्जी है और ये सबसे ज्यादा हाई एनर्जी है। अब सवाल ये पैदा होता है कौन सा रूल वायलेट हुआ? वो प्रिंसिपल कहता था कि पहले लो एनर्जी को फिल करो फिर हाई एनर्जी को। हाँ भाई, ये तो बात सही आ रही है कि लोअर एनर्जी कंप्लीटली फिल नहीं है और आपने हाई एनर्जी वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिया है। हुन्स रूल ये कहता है कि एक से ज्यादा अगर ऑर्बिटल सेम एनर्जी पर हो, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो उन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन से भरो। तो आप देख रहे हैं कि ये सेम एनर्जी पर एक एक इलेक्ट्रॉन ही मौजूद है। इसका मतलब है यहाँ पर वायलेशन नहीं हुई किसकी? हुन्स रूल की। और पॉली कहता था कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनको ऑपोजिट स्पिन में होना चाहिए। तो देखें, अगर इस जगह पे देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको ड्रॉ कर लें तो एक और दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट स्पिन। तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही लॉ की वायलेशन हुई है, दैट्स ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है जी। तो आपने देखा कि ना सिर्फ हमने एमसीक्यू हल किया बल्कि उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो भी आपको दिया है। तो कभी कभी आप अच्छी तरीके से जो रूल्स हैं, रेगुलेशन या प्रिंसिपल जैसे हमने यहाँ पे देखें, नहीं देखे होते तो फिर वहां जाके गलती कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। चलते हैं अपने नए एमसीक्यू की तरफ। नया एमसीक्यू ये कहता है The probability of finding an electron at nodal plane is 1%। अब आपको पता नहीं कि नोडल प्लेन का पता या नहीं पता, तो इसमें एक्चुअली ये है कि आपने एक बात सोचनी है कि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हो, वहां पर इस प्लेन को ज़्यादातर तस्वर में लाया जाता है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एतबार से। तो देखो, अगर 2 एटम्स के ऑर्बिटल मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ओवरलैपिंग मैंने आपको दिखाई है, तो ये दरमियान का हिस्सा है, ये हम जरा बड़ा करके बनाते हैं। हम एक्चुअली अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हों तो हम इसको यूं बनाएंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें दरमियान का हिस्सा बड़ा बनाते हो और ये हिस्सा बनाते हो छोटा, जबकि यानी ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप इसको ऐसे करके बनाते हो, मतलब आप दूसरा हिस्सा बड़ा और ये हिस्सा छोटा बनाते हो, जो कि यहाँ पर ओवरलैप आपको नजर आ रहा है। इसका जो कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो मैंने बहुत एहतियात के साथ दिया है अपनी वीडियो के अंदर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑपरेट करती है। बहरहाल अब फिलहाल वो नहीं दे सकते कॉन्सेप्ट, अभी टाइम कम है इस लिहाज से। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो कुछ ये है कि आपके पास ये वाला जो हिस्सा मौजूद है, दरमियान वाला, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे प्लेन की शक्ल दे देता हूँ। तो ये जो आपके पास हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। और अगर आप इसको जरा ऐसे ओवरलैप कर लो, यानी कि साइडवेज ओवरलैपिंग करो, तो अब जो हमारे पास 2 ऑर्बिटल बनते हैं वो ऑर्बिटल कुछ ये होंगे। नीचे वाले ऑर्बिटल में ऊपर के दोनों हिस्से आपने मिला देने हैं। तो देखो भाई, इस तरह से ये ऊपर का और इसी तरह से नीचे का। जबकि ऊपर वाला यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया जाए तो इन दोनों को एक दूसरे से अलहदा और इसी तरह नीचे वालों को भी एक दूसरे से जरा दूर बनाया जाएगा। थोड़ा सा इसको ऐसे करके बना देते हैं, एक और ये आपके पास 2। अब यहाँ पर आपको नोडल प्लेन ज्यादा नजर आएंगे, यानी एक प्लेन आपके पास ये है जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा प्लेन ये है जो यहाँ पर है। और इवन के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी ये जगह जो दरमियान में आपको नजर आ रही है, ये एक प्लेन है, दैट इज ऑल्सो नोडल प्लेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान या प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है या कितने % है। तो इसमें कुछ यूं सोचें कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ या यहाँ यहाँ। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर है, जहां आपने क्या दिखाया है, ओवरलैपिंग करके दिखाई है। ठीक है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं, जितने एंटी बॉन्डिंग में होंगे उतना बॉन्ड कमजोर होगा। यानी ये जो आपके पास दूसरी डायग्राम बनी है, इसके हिसाब से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाएंगे जहां पर ओवरलैपिंग हुई है। तो फिर सवाल ये है कि नोडल प्लेन पे क्या होंगे, तो नोडल प्लेन पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ नोडल प्लेन इज 0 एक्चुअली। ठीक है जी। और इस तरह मैं आपको छोटा सा यहाँ पे और समझा दूं
कि एक तरीकाकार कुछ और भी है, और वो ये है कि अगर आपने सिंपल सा एक एटम ड्रॉ कर लिया, ये आपके पास न्यूक्लियस है, चले, ठीक है, और ये आपके पास पहला शेल है, या हमारे पास दूसरा शेल है, और फिर इस तरह तीसरा शेल है, जो भी। तो अब यहाँ जो दरमियान का हिस्सा है, ये जो दरमियान का हिस्सा है, इस जगह को भी आप नोडल प्लेन बोल सकते हो एक सिंपल एटम के अंदर, ठीक है जी। बहरहाल यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट इतना समझ नहीं आता, बट ये है कि आप समझ सकते हो कि ये भी एक नोडल हिस्सा है, ये भी एक नोडल हिस्सा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जहां पर ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम है, यानी mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। n का मतलब जो होता है वो हमेशा या तो 1 होता है या फिर 2 होता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले शेल का 1 है और दूसरे शेल का 2 है, तो फिर यही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। दरमियान के हिस्सा इतना दूर है, या तो से यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए रेडियस। तो ये जो दरमियान का हिस्सा है, ये वो वाली जगह है जहां पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने का एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करेगा भी नहीं, और ये वो जगह है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑर्बिटल के हिसाब से आपको उनकी जो ज्योमेट्रीज हैं और समझ है वो लाजमी होनी चाहिए, ताकि आप, हालांकि हमारी बुक ने ये नोडल प्लेन का जिक्र नहीं किया हुआ, बट ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बड़ी क्लासेस बीएस में जाएंगे तो फ़ौरन पढ़ने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर सीख लें ताकि फिर आपके एमसीक्यूज गलत ना हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी जा गई है ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, आर गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यानी किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अगर भूल गए हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात यहाँ पर यह आती है कि आप इसे कैसे देखोगे। मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सपोज कीजिए मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल का स्केच है। तो इसमें जो हम एलिमेंट्स का जिक्र करेंगे वो कुछ यूं है कि आपके पास NS2, ठीक है, NS2 NP2। आप बस P को देखो, P क्या कहता है, और P को देखो और उसके ऊपर देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 3 4 1, यानी ये 1 2 3 4 है एक्चुअली। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि पी ब्लॉक के अंदर जो कि आपके पास ये है, पी ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे खत्म हो गई, यानी NP1 पर। तो ये आपके पास ग्रुप एक्चुअली थर्ड है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी NP1 पर, और जो नेक्स्ट होगा उसकी खत्म होगी NP2 पर, यानी 3 के बाद 4 और NP3 और इस तरह NP4। बिल तरतीब फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप है। अब एक बात याद रखें कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, जितनी भी एनर्जीज हैं वो इंक्रीज करती हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होनी चाहिए? इंक्रीज। अब इस लिहाज से अगर हम देखें तो आपको लगेगा कि जो NP4 है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो है वो सबसे राइट पे ये आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एलिमेंट से बता देता हूं, जैसे कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आप लोगों को एक्सेप्शनल केसेस पता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे, वरना एक बात याद रखें कि जो ग्रुप है आपके पास नाइट्रोजन वाला, यानी NP3 वाला या फिफ्थ ग्रुप, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक्सेप्शनली ज़्यादा होती है। इसकी रीज़न ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं नाइट्रोजन 7 की, तो आप 1s2 2s2 के बाद जो 2px 2py और 2pz है, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर ऐसा हो जाए यानी सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएं तो वो स्टेबल हो जाते हैं, और स्टेबल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए इस ग्रुप की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक्सेप्शनली स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आपने एक्सेप्शनल केस याद करना है और आपका आंसर होगा यहाँ पर बी। तो अमूमन ये देखा गया है कि जो एंट्री टेस्ट में जो ट्रेंड्स आते हैं, मतलब वो जनरल ट्रेंड पे फोकस नहीं करते, वो देखते हैं कि एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पर हैं, और बच्चे को अगर एक्सेप्शन पता है तो आंसर दे पाएगा, वरना वो डायरेक्ट देखेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, कहाँ घट रही है, तो क्या कहाँ पर कौन सा आंसर होगा। तो सिर्फ इतना आंसर आपने देखकर ही काम नहीं लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि नेचर ऑफ द कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन,
ठीक है, यानी नेचर किस पे डिपेंड करती है जी? कैनाल रेज की। कैनाल रेज जो है वो पॉजिटिव रेज भी कहलाती हैं और प्रोटॉन भी कहलाते हैं। तो बात यहाँ पर है कि कैनाल रेज किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि हम इसको देखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो कंपोजिशन ऑफ अ ग्लास पे डिपेंड करती है या कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड पर या फिर गैस इनसाइड। तो देखते हैं जी क्या मामला बनता है। देखिए, एक सिंपल सी बात ये कि अगर हम एक डिस्चार्ज ट्यूब बना लें और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम रखें कैथोड और एनोड को, ठीक है जी, तो हम कुछ यहाँ पर ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैथोड है और यहाँ हमारे पास एनोड है। अब कुछ यूं है, जब कैथोड से नेगेटिव रेज निकलती है या आप बोलो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ऑपोजिट सिम्थ के अंदर या ऑपोजिट से पॉजिटिव पार्टिकल वापस आ रहे होते हैं। ये सबको पता है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो अगर किसी को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो ये सोचेगा कि ये पॉजिटिव रेज बनती कैसे है। तो आपने ऐसा सोचना है कि एक्चुअली हुआ ये है कि इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस भी भरी हुई है, गैस, ठीक है। ये गैस के जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल होंगे या पार्टिकल्स कह लें। तो जब इलेक्ट्रॉन्स भागते हुए आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जी भागता हुआ, तो अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देगा और जो हमारे पास बाकी पार्टिकल बचेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव पार्टिकल। और यही पॉजिटिव पार्टिकल एज अ कैनाल रेज मूव करेंगे ऑपोजिट टू द कैथोड रेज, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये जो पॉजिटिव पार्टिकल बन रहे हैं, ये पॉजिटिव पार्टिकल उस गैस की वजह से बन रहे हैं विच इज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। तो गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचर ऑफ द कैनाल रेज। यानी अगर आपने ये गैस को चेंज कर दिया तो पॉजिटिव रेज भी जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो सकते हैं। बहरहाल ये एक और तो टॉपिक है, बट इतना आप समझ लें कि गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज अ करेक्ट ऑप्शन। और ये आपको एक्सपेरिमेंट्स आने चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड। और ये क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट में कैनाल रेस को कैनाल रेस क्यों कहते हैं ये भी हमारी थ्योरी में मौजूद है, तो वो भी आप देख सकते हैं। कुछ लोगों को कैनाल रेस का ही पता नहीं होता। बहरहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल, साउथ पोल, टूवर्ड्स कैथोड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जी हमारे पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन को जरा देखते हैं। देखें इसको, वैसे तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऑब्वियस है, बट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कुछ इस तरह से कि आप मान लीजिए कि ये आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है जी। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से करंट बह रहा है। आप कुछ यूँ सोचें, देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, इट्स अ राइट हैंड, ठीक है। और राइट हैंड की जो इस सिमत में नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो आप सोच लीजिए कि ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये शो कर सकता है चार्ज फ्लो करना। तो चार्ज को मैं फ्लो कर देता हूं, तो ये देखें ये आपके पास चार्ज यहां पर फ्लो कर रहा है। आप किसी सिंध में ले लें, फिलहाल कोई इशू नहीं है, बट समझने के लिए चलें, चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है। अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, समझ लें आपकी तरफ जा रही है, मेरी तरफ से आपकी तरफ जा रही है। तो होगा क्या, अगर आप मैग्नेट रखेंगे, तो लोग मैग्नेट भी रख के देखते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए ये मैंने यहाँ पर मैग्नेट रख दिया है, ठीक है जी। समझ लें कि ये एक स्ट्रिप है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर आपके पास साउथ पोल है, ठीक है। आप इसको यूं भी रख सकते हैं, डबल भी करके रख सकते हैं, यानी एक मैग्नेट यहाँ पर इस तरह नॉर्थ के सामने आपने साउथ रखना है और यहाँ पर वही नॉर्थ रखना है, ठीक है। अब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ उसी तरह से है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं या मैग्नेट को करीब लेकर आते हैं, तो ये जो आपके पास डायरेक्शन आ रही थी, जैसे मैंने ऐसे करके दिखाई, तो इसको आपने ऐसे बेंड करता हुआ सोचना है, ठीक है। यानी दोबारा देखो, डिस्चार्ज ट्यूब है, इस तरह से मैं मैग्नेट उसके साथ करीब लेकर आया हूं और ये जो मेरी पाम है ये शो कर रही है एक डिफ्लेक्शन को, यानी नीचे की जानिब डिफ्लेक्ट होगा। याद रहे कि अगर पॉजिटिव रेज नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं तो कैथोड रेज अबव डिफ्लेक्ट होती हैं। दोनों की डिफ्लेक्शन ऊपर और नीचे है। यानी अगर मैं आपको ये कहूं कि नीचे या ऊपर है, तो उसका मतलब आप लेंगे कि ये डायरेक्शन होगी, यानी या तो ऊपर की जानिब डिफ्लेक्ट होगा या नीचे की जानिब डिफ्लेक्ट होगा। तो अब ये आपके पास जो आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो आपके पास डायरेक्शन है ये कैथोड रेज या कैनाल रेज की डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ जो एंगल बनता है इन दोनों के दरमियान
वो है जी 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ कहेंगे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ना कि नॉर्थ की तरफ गई और ना ही साउथ की तरफ गई। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मौजूद है तो या तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सपोज कीजिए, तो ऊपर या नीचे। तो ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है या परपेंडिकुलर। तो सिंपल सी बात हुई, क्या परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करती हैं जी पॉजिटिव रेस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज टू mass ratio is expected for a gas assuming +1 चार्ज। यानी आपके पास कुछ ये गैसेस दी गई हैं, इनके ऊपर आप चार्ज समझ लीजिए 1 है, यानी चार्ज सबके ऊपर क्या हो गया जी, कांस्टेंट। तो फिर दूसरी चीज ही बची मैस, जिसका मैस होगा कम उसकी चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। यानी E/m अगर एक रेशो है तो ये मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी देखो सबसे कम मैस किसका है, हाइड्रोजन का, सबसे कम मैस हाइड्रोजन का, तो ये रेशो सबसे ज्यादा किसकी हुई जी, हाइड्रोजन की। तो आंसर हमारे पास यही रहेगा। बहुत ही आसान सवाल था, बस आपने चार्ज टू मैस रेशो में मैस को यहाँ पर देख लेना है किसका मैस सबसे ज्यादा होता है। कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, कभी कभी आप उनको खुद ही मुश्किल बना लेते हैं और कुछ सोचकर। तो बहरहाल ये है कि देख सबसे सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट में चेक किया करें कि वो किस तरह से हल होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है mass of hydrogen gas will be equal to, हाइड्रोजन गैस का जो mass है वो किसके इक्वल होगा। Now options are equal to mass of proton, ठीक है, half of the mass of proton, twice as that of the mass of proton and 4 times of mass of proton, ठीक है जी। तो सब कुछ प्रोटॉन के रिलेटेड है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्चुअली किसी भी एटम का जो बेसिकली मैस होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो अगर आप एक हाइड्रोजन एटम को देखें तो उसका मैस क्या है जी, 1 है। लेकिन अगर आप उसी हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकाल दें और वो बन जाए हाइड्रोजन आयन, तो अभी भी उसका न्यूक्लियस उसके पास है और उसका मैस क्या होता है, 1। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का मैस किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन आयन के। और याद रखें हाइड्रोजन आयन में ये कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब हाइड्रोजन के पास तो था ही एक इलेक्ट्रॉन जो ये रहा, और एक था प्रोटॉन जो अभी भी अंदर है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद जो कुछ बचता है वो एक्चुअली प्रोटॉन ही है। तो इसका मतलब है एक हाइड्रोजन का मैस एक प्रोटॉन के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में तो 2 हाइड्रोजन दिए गए हैं तो 2 प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए। तो आंसर इज सी, ट्वाइस एज दैट ऑफ द मैस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज E/m of which pair will be same। यानी अब दोबारा उसने उसी तरह का क्वेश्चन दिया जो कुछ पहले दिया था। तो E/m उस वक्त हमारे पास चार्ज सेम था। अब गौर से देखें स्पीशीज चेंज कर दी गई हैं, सब पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अभी भी आप चार्ज को कांस्टेंट लोगे तो फिर क्या चीज आपके पास डिफर करेगी, दैट इज मैस। अब वो कहता है कि आपके पास पेयर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इन पेयर्स में से बताओ सबके मैसेस काउंट करो, जिनके मैस सेम होंगे उनका E/m भी सेम होगा। तो नाइट्रोजन का एक का 14 और 2 का 28, जबकि कार्बन का देखा जाए तो 12 और ऑक्सीजन का 16। तो 12 और 16 भी बन गए 28। तो यही वो पेयर है फिलहाल। और भी आप देख चेक कर सकते हैं क्या क्या मैस बनता है। तो दोनों का चूंकि मैस सेम है और चार्ज तो ऑलरेडी सेम है तो E/m वैल्यू निकालने पर सेम निकलेगी। तो ये था एक सिंपल सा आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्राई पॉजिटिव कैटाइन, यानी हमारे पास एक कैटाइन है, हैज 10 इलेक्ट्रॉन और उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 10 हैं। तो 27 न्यूक्लियन नंबर, यानी टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 27 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन आयन विल बी। तो आप सपोज कर लो कि हमारे पास जो आयन है वो है जी m, और ट्राई पॉजिटिव है तो मान लीजिए उस पर चार्ज क्या है जी, 3 पॉजिटिव। वो कहते हैं उसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कैटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 10 है। लेकिन अब यहाँ पर एक जो मसला है वो ये है कि 10 इलेक्ट्रॉन उसके पास तब हैं जब वो ट्राई पॉजिटिव आयन है, यानी उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दी हैं। तो अगर देखा जाए तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो कितनी थी, 10 + 3 13 थी, ठीक है जी। तो 27 उसका न्यूक्लियन नंबर है, यानी मास नंबर उसका 27 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने बताने हैं। याद रहे ये मैंने इसलिए की है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होते हैं। तो टोटल प्रोटॉन की तादाद इसके पास 13 है, ठीक है। तो टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 27 है और जस्ट प्रोटॉन कितने हैं, 13। तो अगर आप न्यूट्रॉन
और प्लस प्रोटॉन जो कि मास नंबर के इक्वल होता है। मास नंबर, या चलो हम मान लेते हैं इसको ए से लिख लेते हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए n यानी कि न्यूट्रॉन की तादाद। तो न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू ए यानी टोटल मास माइनस अकेले प्रोटॉन कर दो। तो ए आपके पास कितना है जी 13, 27 और प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं जी 13। तो ये जी आपके पास आंसर आता है 14। तो देखना ये है कि यहाँ पे आंसर है बिल्कुल सी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि ट्राई पॉजिटिव जो हमारे पास आयन होगा उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे कितने 14। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। मिलता जुलता हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है एन हाइपोथेटिकल एलिमेंट, यानी अब दोबारा आपके पास एक एलिमेंट है कैरिंग -2 चार्ज, उसके ऊपर -2 चार्ज है, कंटेन 27 इलेक्ट्रॉन, यानी उसका 27 इलेक्ट्रॉन वो अब रखता है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन उसने इजाफी लिए हुए हैं। -2 चार्ज आएगा ना इस दफ़ा, यानी बढ़ गए हैं। तो उस पर ओरिजिनल कितने थे, 2 कम थे, यानी 25 एक्चुअली उसके पास इलेक्ट्रॉन थे एंड 50 मास नंबर, यानी इसका मास नंबर तो 50 है और इसका प्रोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दाद सेम होती है तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 25 होगा। तो कहता है इट्स एटॉमिक नंबर विल बी, अब मैंने आपको पहली बात बताई हुई है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन तो काउंट कर लिए 25 और प्रोटॉन भी मैंने कहा 25 होंगे और प्रोटॉन नंबर ही एक्चुअली एटॉमिक नंबर होता है। तो देखो भाई कहीं पर है 25, यस ए इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मास नंबर, यानी मास नंबर के लिए क्या सही है। तो आपको बताना चाहिए, पहले आप लिख लो अपने पास, आपको क्या पता है। अभी हमें लास्ट 2 एमसीक्यूज इसी तरह के किए हैं कि मास नंबर एक्चुअली बराबर होता है प्रोटॉन की तादाद और प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। यहाँ मैं पी लिख देता हूँ, कभी कभी आप ये जी लिख सकते हैं क्योंकि वो प्रोटॉन नंबर एक्चुअली एटॉमिक नंबर भी होता है। तो बहरहाल ये मैं आसान करने के लिए लिखता हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को अगर सम कर लिया जाए तो मास नंबर बनता है। देखो भाई मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं भैया ऐसा नहीं है। मास नंबर ऑफ प्रोटॉन को डबल कर लो, नहीं मास नंबर, अच्छा ये जवाब आप निकालोगे तो सेम निकल रहा होगा, ठीक है ना। जैसे प्रोटॉन की तादाद को डबल करोगे तो ऑटोमेटिकली मास नंबर निकलेगा क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अक्सर औकात भी बराबर होते हैं। लेकिन आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू ये बात बतानी है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ जी ये वाली बात सही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप ये देखो कि ये हमारी डेफिनेशन थी और इसी डेफिनेशन के मुताबिक जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ एन आयन इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, यानी आपके पास एक आयन है, फिर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयन है, पॉजिटिव चार्ज वो रखता है। लो भाई पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसका मतलब क्या है कि उसने अपना कोई इलेक्ट्रॉन खो दिया है अगर एक पॉजिटिव चार्ज है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो क्या चीज दुरुस्त होनी चाहिए। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर बात करनी है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन की तादाद आमतौर पर इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होती है। लेकिन इशू ये है कि अब ये आयन बन चुका है और उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो ये वाली बात गलत हो गई है, ठीक है पहली वाली। दूसरी नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन न्यूट्रॉन, नहीं भाई ना प्रोटॉन गया ना न्यूट्रॉन। ये वाली बात भी सही है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद भी सेम हो सकती है, ठीक है। वैसे आइसोटोप में चेंज हो सकती है पर ये भी बराबर होगी। तो फिर इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी गलत है। नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन खो दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन अब ज्यादा होंगे देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फिलहाल मैं ई से लिखता हूँ, ये मैंने खुद आपको बताने के लिए ई लिखा हुआ है, वरना इलेक्ट्रॉन का सिंबल ज़्यादातर आप ऐसे डाल सकते हो, ये आप ऐसे ही डाला करें। बट ये है कि ज़रा बोलने की और जल्दी जल्दी बताने के लिए इसको मैं ज़रा वाज़े तौर पर लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन ठीक होता नजर आ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन विल लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं भी प्रोटॉन तो कहीं नहीं गए, तो प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकती। तो आपके पास सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज ट्रू, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर, यानी मास नंबर के एतबार से। तो हाइड्राइड आयन का मास ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन आयन से, ऐसी बात नहीं है। याद रहे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो ही एक्चुअली असल मास रखता है। अगर उसके न्यूक्लियस से कुछ निकल जाए
तो फिर मास में कमी आ सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से नहीं आती है। तो जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ कर देता है, तो उस पर चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव। और अगर वो यही इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लेता है, तो चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से आ रहा है, ना कि न्यूक्लियस में कुछ तब्दीली की वजह से। तो आप कहेंगे कि चाहे हाइड्रोजन हो, जैसे कि ये न्यूट्रल एटम, और चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हाइड्राइडाइन, इन सब के मास इक्वल होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरों तक ये अहम मालूमात पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।